बीरबल और तीन राजकुमारों का विवाद, क्या यह सुलझ पाएगा? दरबार का माहौल गहन और असामान्य था। तीन राजकुमार, राजकुमार उदय, राजकुमार वीर और राजकुमार अजय, अपने पिता के राज्य के अधिकार के लिए झगड़ते हुए अकबर के दरबार में आए थे। तीनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे कि राज्य पर उनका अधिकार क्यों होना चाहिए। अकबर ने उनकी बातें सुनी और फिर कहा, यह मामला बेहद जटिल है। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ अन्याय हो। बीरबल, यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है। तुम्हें यह तय करना होगा कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। बीरबल ने तीनों राजकुमारों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक कठिन सवाल है, लेकिन इसका उत्तर मिलेगा। तीनों राजकुमारों को एक परीक्षा देनी होगी जो यह तय करेगी कि कौन सबसे योग्य है। तीनों राजकुमार उत्सुक हो गए। राजकुमार अजय ने कहा, बीरबल, यह परीक्षा कैसी होगी? बीरबल ने कहा, तुम तीनों को एक एक समान मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। इन बर्तनों में तुम जो भी भरोगे वही तुम्हारे निर्णय का आधार बनेगा। याद रहे, यह परीक्षा सिर्फ बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की है। तीनों राजकुमारों ने बर्तन लिए और चले गए। दरबार में सभी इस परीक्षा के परिणाम को लेकर उत्सुक थे। 3 दिन बाद तीनों राजकुमार दरबार में लौटे। सबसे पहले राजकुमार उदय ने अपना बर्तन पेश किया। उसका बर्तन सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वह बोला, मैंने इस बर्तन को धन से भरा है, क्योंकि एक राजा को अपने राज्य के खजाने को भरपूर रखना चाहिए। दूसरा राजकुमार वीर ने अपना बर्तन पेश किया। उसमें अनाज भरा हुआ था। उसने कहा, मैंने इसे अन्न से भरा है, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि उसकी प्रजा भूखी न रहे। अब बारी आई राजकुमार अजय की। उसने खाली बर्तन पेश किया। यह देखकर दरबार में खुसुर-फुसुर होने लगी। अकबर ने हैरानी से पूछा, अजय, तुमने अपने बर्तन को खाली क्यों रखा? अजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने जानबूझकर इसे खाली रखा है। मेरे अनुसार एक राजा का कर्तव्य है कि वह हर स्थिति में जगह बनाए नई योजनाओं, नई सोच और नई समस्याओं के समाधान के लिए। अगर बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें कुछ नया कैसे जोड़ा जा सकता है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर और बीरबल दोनों अजय के उत्तर पर विचार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तो तुम्हारे अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर तो साफ है, लेकिन मुझे एक और परीक्षा लेनी होगी। यह परीक्षा तीनों राजकुमारों के धैर्य और नेतृत्व क्षमता की असली कसौटी होगी। तो क्या बीरबल की अगली परीक्षा राजकुमारों के बीच सच्चे उत्तराधिकारी को सामने लाएगी? और यह परीक्षा कैसी होगी? बीरबल और राजकुमारों की दूसरी परीक्षा, कौन होगा असली उत्तराधिकारी? दरबार का माहौल और भी रोमांचक हो गया था। बीरबल ने तीनों राजकुमारों को दूसरी परीक्षा के लिए बुलाया। सभी दरबारियों और अकबर को भी इस बात की उत्सुकता थी कि इस बार बीरबल क्या नया करने वाले हैं। बीरबल ने तीनों राजकुमारों को एक एक थाली दी। हर थाली में एक साधारण सा दीपक रखा था। बीरबल ने कहा, यह दूसरी परीक्षा तुम्हारे धैर्य और सोचने की क्षमता की होगी। तुम सभी को ये दीपक लेकर दूर जंगल में जाना है और इन्हें जलाकर रखना है। ध्यान रहे, दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। तुम तीनों के पास 1 दिन और 1 रात का समय है। जो अपने दीपक को सही तरीके से जलाए रखेगा वही परीक्षा में सफल होगा। तीनों राजकुमार दीपक लेकर निकल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था। राजकुमार उदय ने दीपक की लौ को बचाने के लिए अपनी तेज चालाकी का इस्तेमाल किया।
वह दीपक को बड़े पेड़ों के नीचे छिपाकर रखता रहा ताकि हवा उसे बुझा न सके। लेकिन रात के समय अचानक तेज आंधी आई और उसका दीपक बुझ गया। राजकुमार वीर ने दीपक को हाथ में पकड़कर चलने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से तेज हवाओं और बारिश का सामना किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी और आखिरकार उसका दीपक भी बुझ गया। राजकुमार अजय ने दीपक को जलाने के लिए एक छोटी गुफा ढूंढी। उसने गुफा के चारों ओर घास और लकड़ी इकट्ठा करके एक ऐसा स्थान बनाया जहां दीपक की लौ सुरक्षित रह सके। रात भर उसने सावधानी से दीपक को जलाए रखा और सुबह का इंतजार किया। अगले दिन तीनों राजकुमार दरबार में लौटे। उदय और वीर के दीपक बुझ चुके थे, लेकिन अजय का दीपक अब भी जल रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तो साफ है कि अजय ने इस परीक्षा को जीत लिया। लेकिन यह बताओ, तुमने यह परीक्षा क्यों रखी? बीरबल ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जहां पनाह, एक राजा के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य, बुद्धिमत्ता और हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता। अजय ने दिखा दिया कि वह न केवल मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकता है, बल्कि समाधान भी खोज सकता है। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। अकबर ने राजकुमार अजय को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगा। जब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या दूध में आग लग सकती है? दरबार का माहौल हमेशा की तरह गहमागहमी से भरा हुआ था। अकबर अपने दरबारियों के साथ बुद्धि और तर्क वितर्क के खेल खेलते रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपनी शरारती मुस्कान के साथ दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है कि दूध में आग लगाई जा सके? सभी दरबारी हैरान। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो कह रहे हों, यह कैसा सवाल है। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा। बादशाह ने अपनी नजरों को बीरबल की ओर घुमाया और बोले, बीरबल, तुम तो हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान हो। क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल मुस्कराए। वह जानते थे कि यह सवाल जितना सरल दिखता है, उतना है नहीं। लेकिन उन्होंने बिना झिझक कहा, जहां पनाह, इसका जवाब तो जरूर मिलेगा, पर मुझे इसके लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहर्ष अनुमति दी। अगले दिन बीरबल अपने साथ एक बड़ा गगरी, मटका और एक लालटेन लेकर दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी तैयारी देख रहे थे। बीरबल ने मटके में दूध डाला, लालटेन जलाई और कहा, जहां पनाह, मैं आज दूध में आग लगाऊंगा। लेकिन पहले मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। क्या आप दरबार के सबसे बहादुर सैनिक को बुला सकते हैं? अकबर ने तुरंत एक सैनिक को बुलाया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, इस दूध को उबालने के लिए मुझे एक अद्भुत चीज चाहिए, ऐसी लकड़ी जो पानी में भीगने के बावजूद जल सके। आपके सैनिक को जंगल भेजा जाए ताकि वह लकड़ी ढूंढ लाए। सैनिक ने यह सुनकर हैरानी से कहा, ऐसी लकड़ी तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, तो फिर ऐसी आग कहां से लाऊं जो दूध में जल जाए? पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर मुस्कराए। लेकिन तभी अकबर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए पूछा, बीरबल, अगर मैं कहूं कि ऐसी आग संभव है, तो क्या तुम इसे साबित कर सकोगे? बीरबल कुछ देर शांत रहे। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, दूध में आग लगाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए एक खास चीज चाहिए। मैं इसे सिद्ध करूंगा, बस मुझे एक और दिन दें। अब दरबार में सन्नाटा था। हर कोई सोच रहा था, आखिर वह खास चीज क्या है? क्या बीरबल सच में दूध में आग लगा पाएंगे, या यह सिर्फ उनकी चतुराई का हिस्सा है? तो क्या बीरबल अपने वादे को पूरा करेंगे?
दूध में आग लगाने के पीछे का रहस्य क्या है? बीरबल ने दूध में आग लगाई, पर कैसे? अकबर का दरबार इस बार और भी ज्यादा उत्सुकता से भरा हुआ था। हर कोई यह जानने को बेताब था कि बीरबल दूध में आग कैसे लगाएंगे। बीरबल अपनी बात पर कायम थे और आत्मविश्वास के साथ दरबार में आए। उनके हाथ में वही मटका था जिसमें पिछली बार उन्होंने दूध रखा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तो पूरा दरबार तुम्हारी चतुराई का इंतजार कर रहा है। क्या आज तुम सच में दूध में आग लगाओगे? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, जो वादा किया है वह जरूर पूरा होगा। पर मुझे इस बार थोड़ी मदद चाहिए। मुझे एक बैल और थोड़ा सूखा भूसा दरबार में लाने की अनुमति दें। यह सुनकर सब और हैरान हो गए। बैल? भूसा? यह तो और भी अजीब होता जा रहा है, लेकिन अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। कुछ ही देर में बैल और सूखा भूसा दरबार में लाया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब देखिए मैं कैसे दूध में आग लगाता हूँ। पहले इस भूसे को दूध में डालना होगा। यह कहते हुए उन्होंने पूरा भूसा दूध में डाल दिया। फिर उन्होंने लालटेन जलाई और भूसे को जलाने की कोशिश की। भूसा तुरंत जलने लगा और कुछ ही पलों में मटका आग की लपटों में घिर गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अकबर ने उठकर कहा, बीरबल, यह तो गजब हो गया। तुमने सच में दूध में आग लगा दी। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? आखिर इसका तर्क क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, दूध में आग लगाना वास्तव में असंभव है। लेकिन अगर आप उसकी परिस्थितियों को बदल दें, जैसे मैंने सूखे भूसे का उपयोग किया, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसे ही हम बुद्धि का प्रयोग कहते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और पूरा दरबार उनकी जय जयकार करने लगा। पर तभी अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, बीरबल, यह तो सिद्ध हो गया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। पर अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, अगर दूध में आग लगा सकते हो तो क्या तुम पानी को ऐसा बना सकते हो कि वह पत्थर पर टिक जाए? अब यह सुनकर पूरा दरबार फिर से हैरानी में पड़ गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह भी असंभव नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। जब बीरबल ने पानी को पत्थर पर टिकाया, लेकिन कैसे? दरबार में एक बार फिर से गहमागहमी का माहौल था। अकबर का नया सवाल हर किसी को उलझन में डाल चुका था। पानी को पत्थर पर टिकाना। यह सुनकर सभी दरबारी आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, पिछली बार तुमने दूध में आग लगाकर सबको चौंका दिया था। अब देखता हूं कि तुम पानी को पत्थर पर कैसे टिकाते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह सवाल जितना कठिन लगता है उतना है नहीं। मैं इसे सिद्ध करूंगा, लेकिन मुझे कुछ खास चीजों की आवश्यकता होगी। एक बड़ा पत्थर, एक गहरा बर्तन और थोड़ा पानी। अकबर ने आदेश दिया और कुछ ही समय में सब तैयार हो गया। पूरे दरबार की नजरें बीरबल पर थीं। वह पत्थर को ध्यान से देख रहे थे, जैसे उसमें कोई गुप्त रहस्य खोज रहे हों। उन्होंने गहरे बर्तन में पानी डाला और पत्थर को उसके ऊपर रखा। सभी दरबारियों की उत्सुकता चरम पर थी। लेकिन जैसे ही पत्थर पानी में डूबा, एक दरबारी फुसफुसाया, यह तो कोई खास बात नहीं। पत्थर पानी में डूब गया है, टिकना तो दूर की बात है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच कहा, यह तो आम बात है। लेकिन अब मैं असली जादू दिखाऊंगा। बीरबल ने पत्थर को बर्तन से बाहर निकाला और धीरे धीरे उस पर गीली मिट्टी का लेप करना शुरू किया। सभी दरबारी और अकबर हैरानी से देख रहे थे।
मिट्टी का लेप पूरी तरह सूखने के बाद उन्होंने पत्थर को वापस पानी में रखा। और चमत्कार, पत्थर अब पानी में डूबने के बजाय सतह पर तैरने लगा। पूरा दरबार यह देखकर हैरान रह गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? पत्थर तो हमेशा पानी में डूबता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बुद्धि और विज्ञान का मेल है। पत्थर को टिकाने के लिए हमें उसकी प्रकृति को बदलना पड़ा। गीली मिट्टी ने पत्थर के वजन को संतुलित कर दिया और उसे पानी की सतह पर टिकने लायक बना दिया। इसी तरह हर समस्या का हल तब मिलता है जब हम उसकी परिस्थितियों को समझकर सही दृष्टिकोण अपनाते हैं। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। जब बीरबल ने गधे को गुरु बनाया, दरबार का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? दरबारियों ने अपनी अपनी चापलूसी भरी बातें शुरू कर दी। कोई कहता, महाराज, आपसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, तो कोई बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहता, यह तो बीरबल हैं जो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन उसी बीच एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने के इरादे से कहा, महाराज, अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं तो उन्हें साबित करना होगा कि गुरु चुनने में भी वे श्रेष्ठ हैं। आखिर एक अच्छा गुरु बनाना और उसे चुनना किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम एक आदर्श गुरु चुन सकते हो। पर याद रहे, तुम्हें यह काम केवल 3 दिनों में करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। बीरबल 3 दिनों के लिए दरबार से गायब हो गए। दरबारियों को यकीन था कि इस बार बीरबल हार जाएंगे। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटे, लेकिन उनके साथ कोई इंसान नहीं बल्कि एक गधा था। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या है? क्या तुमने इस गधे को गुरु बना दिया? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, जी महाराज, यह गधा ही मेरा गुरु है। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक गधा गुरु कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह गधा मेरे कई सवालों का जवाब देता है। यह मुझे सिखाता है कि कठिन परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। यह दिन रात मेहनत करता है बिना किसी शिकायत के। यह दूसरों की हर तिरस्कार को सहन करता है, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। क्या यह सब एक गुरु के गुण नहीं हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बात में गहरी सच्चाई थी। बीरबल ने आगे कहा, दरबार के कई लोग अपनी चापलूसी और स्वार्थ के कारण एक आदर्श गुरु नहीं चुन सकते, लेकिन यह गधा बिना किसी छलकपट के सच्चाई और ईमानदारी के गुण सिखाता है। अकबर ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारी बात में गहराई है, परंतु क्या तुम सच में इसे अपना गुरु मानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह गधा मेरा गुरु हो सकता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए भी सबक है जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ और चापलूसी का सहारा लेते हैं। इस गधे की सादगी और मेहनत एक आदर्श गुरु के गुण हैं, लेकिन असली गुरु तो वही है जो हमें सच्चाई, ज्ञान और परिश्रम के साथ जीवन जीना सिखाए। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुमने इस साधारण गधे के माध्यम से हमें एक गहरी शिक्षा दी है। दरबारियों ने भी बीरबल की बात मानी, लेकिन उनमें से एक ने अकबर से सवाल किया, महाराज, यह सब तो ठीक है, परंतु क्या हम जान सकते हैं कि आखिर गुरु के रूप में सबसे बड़ी परीक्षा कौन पास कर सकता है?
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि किसी इंसान को गुरु के योग्य बनाना कैसे संभव है। यह एक नई चुनौती है। अब सवाल यह है, क्या बीरबल इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? और क्या वे एक साधारण व्यक्ति को सच्चा गुरु बना पाएंगे? जब बीरबल ने साधारण व्यक्ति को गुरु बनाया, दरबार में फिर से चर्चा का माहौल था। अकबर और दरबारियों को इंतजार था कि बीरबल अपनी नई चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुमसे एक साधारण व्यक्ति को गुरु के योग्य बनाने की चुनौती दी है। याद रहे, यह साबित करने के लिए तुम्हारे पास केवल 5 दिन हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। मैं समय पर लौटकर यह साबित कर दूंगा। बीरबल दरबार से निकलकर नगर की गलियों में घूमने लगे। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सादगी और ईमानदारी से भरा हो, लेकिन गुरु बनने के योग्य कभी न सोचा हो। बहुत खोज के बाद उनकी नजर एक गरीब किसान पर पड़ी। किसान एक सूखी जमीन पर कड़ी मेहनत कर रहा था। उसका नाम रामू था। बीरबल उसके पास गए और बोले, रामू, मैं तुम्हें एक अनोखा मौका देना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ आकर गुरु बनने की प्रक्रिया सीखोगे? रामू ने चौंक कर कहा, मालिक, मैं एक साधारण किसान हूं। गुरु बनने का मुझसे क्या लेना देना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति में गुरु बनने की क्षमता होती है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार करोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रामू सहमत हो गया और बीरबल के साथ चल पड़ा। पहले दिन बीरबल ने रामू को एक बड़े मिट्टी के घड़े में पानी भरने को कहा, लेकिन उस घड़े में नीचे एक छेद था। रामू दिन भर मेहनत करता रहा, लेकिन घड़ा कभी भर न पाया। शाम को रामू थककर बोला, यह असंभव है। पानी तो बाहर ही निकल जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो पहला सबक है। जीवन में धैर्य रखना और यह समझना कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। असली गुरु वही है जो धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करे। दूसरे दिन बीरबल ने रामू से कहा कि वह अपनी एकमात्र कंबल को नगर के सबसे गरीब व्यक्ति को दान कर दे। रामू थोड़ी देर के लिए असमंजस में था, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। बीरबल ने पूछा, कैसा लगा? रामू ने जवाब दिया, पहले तो मुश्किल हुआ, लेकिन बाद में संतोष मिला। बीरबल ने कहा, यही दूसरा सबक है। एक सच्चा गुरु वही है जो दूसरों की भलाई के लिए त्याग करने को तैयार हो। तीसरे दिन बीरबल ने रामू से कहा कि वह नगर के बच्चों को खेती के तरीके सिखाए। रामू ने पूरे दिन बच्चों को सिखाने में बिताया। शाम को बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? रामू ने कहा, हाँ, जब मैंने उन्हें सिखाया तो मुझे खुद अपने ज्ञान को गहराई से समझने का मौका मिला। बीरबल मुस्कुराए, यही तीसरा सबक है। एक सच्चा गुरु वही है जो ज्ञान को दूसरों के साथ बांटे और खुद भी सीखता रहे। चौथे दिन बीरबल ने रामू से कहा कि वह एक समूह का नेतृत्व करे और उनकी समस्याओं का हल निकाले। रामू ने बड़ी सादगी और ईमानदारी से यह काम किया। पांचवें दिन बीरबल ने रामू को दरबार में लाने का आदेश दिया। पांचवें दिन बीरबल रामू को लेकर दरबार पहुंचे। रामू साधारण कपड़े पहने, लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह साधारण किसान अब गुरु बनने के योग्य है? बीरबल ने कहा, महाराज, रामू ने धैर्य, त्याग, ज्ञान, नेतृत्व और सच्चाई जैसे गुरु के सभी गुणों को अपनाया है। वह अब केवल एक साधारण किसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अकबर ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम गुरु बन सकते हो? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं खुद को गुरु नहीं मानता, लेकिन मैं यह समझ गया हूं कि गुरु का काम केवल सिखाना नहीं,
बल्कि खुद भी सीखते रहना है। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि हर व्यक्ति में गुरु बनने की क्षमता होती है। यह केवल उसे सही मार्गदर्शन देने की बात है। इस घटना ने दरबारियों को सिखाया कि सच्चा गुरु कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि वह होता है जो धैर्य, त्याग, ज्ञान, नेतृत्व और सच्चाई को अपनाए। क्या हम अपने जीवन में ऐसे गुणों को अपनाकर खुद को और दूसरों को बेहतर बना सकते हैं? इसका जवाब हर व्यक्ति को खुद ढूंढना होगा। बीरबल और जादुई घड़ा, क्या ये सचमुच जादू था? अकबर के दरबार में एक दिन एक रहस्यमय व्यापारी आया। वह अपने साथ एक चमचमाता घड़ा लेकर आया, जो देखने में साधारण तो था, लेकिन उसके बारे में व्यापारी ने दावा किया, यह घड़ा जादुई है। इसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह कभी खत्म नहीं होगा। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर की भौहें उठीं और उन्होंने घड़े को ध्यान से देखा। जादुई घड़ा, क्या यह सच है या महज एक छलावा? अकबर ने व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं। इस घड़े में पानी डालिए और देखिए कि यह घड़ा कभी खाली नहीं होगा। आप जितना चाहें इसमें से पानी निकाल सकते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि घड़े में पानी डाला जाए। जब पानी डाला गया और फिर निकाला गया तो वाकई घड़ा खाली नहीं हुआ। बार बार पानी निकलता रहा। पूरा दरबार हैरान था। दरबारियों में से एक ने कहा, जहांपनाह, यह तो सच में जादुई घड़ा है। हमें इसे खरीद लेना चाहिए। लेकिन बीरबल खामोशी से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वह कुछ समझ चुके हों। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस जादुई घड़े के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह घड़ा वास्तव में दिलचस्प है। पर क्या यह सचमुच जादुई है या कोई चालाकी है, यह पता लगाना जरूरी है। मुझे इस घड़े का राज जानने के लिए एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दे दी, लेकिन व्यापारी ने कहा, मुझे इस घड़े को किसी और के हाथ में देने की अनुमति नहीं है। अगर बीरबल इसे देखना चाहते हैं तो उन्हें इसे यहीं पर आजमाना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, फिर यहीं इसका राज खोलते हैं। लेकिन मैं इसे एक अलग चीज से आजमाना चाहता हूं, शहद। दरबारियों ने घड़े में शहद डालना शुरू किया। जैसे ही शहद डाला गया, व्यापारी घबराने लगा। लेकिन घड़े से शहद भी खत्म नहीं हो रहा था। हर बार उतना ही शहद बाहर निकल रहा था। बीरबल ने अचानक एक ताली बजाई और कहा, अब घड़े को उल्टा करके देखो। जैसे ही घड़े को उल्टा किया गया, उसमें से एक छोटा छेद दिखा, जिससे नीचे छुपे एक और बर्तन में शहद जमा हो रहा था। दरअसल यह व्यापारी की चालाकी थी। घड़ा जादुई नहीं था, बल्कि क्लेवरली डिजाइन किया गया था। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। लेकिन तभी व्यापारी ने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने मेरी चालाकी पकड़ ली, लेकिन अब देखना, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सवाल छोड़कर जाऊंगा जिसका जवाब तुम भी नहीं दे सकोगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, सवाल पूछो व्यापारी, हर चालाकी का जवाब जरूर मिलेगा। तो अब सवाल यह है, व्यापारी ने ऐसा कौन सा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार को उलझा दिया? क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे? बीरबल और व्यापारी का सवाल, क्या बुद्धिमत्ता इस बार भी जीत पाएगी? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। व्यापारी का चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अकबर और दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, अब मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि बीरबल भी चकरा जाएंगे। मेरा सवाल यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता?
पूरा दरबार अचंभित था। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या यह समय है? क्या यह ज्ञान है या कुछ और? हर कोई अपने उत्तर पर असमंजस में था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास है या नहीं? बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। उनकी मुस्कान गायब थी, लेकिन उनकी आंखें व्यापारी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। मुझे इसका उत्तर देने के लिए आज की रात का समय चाहिए। कल सुबह मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। व्यापारी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर कल तक तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए तो इसे मेरी जीत मानी जाएगी। अकबर ने सहमति जताई और दरबार स्थगित कर दिया गया। रात में बीरबल अपने घर लौटे। उनका मन बेचैन था। उन्होंने किताबों और ज्ञान के कई स्रोतों का सहारा लिया, लेकिन कोई भी जवाब उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। उनकी पत्नी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी, यह सब देख रही थी। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने चिंतित क्यों हो? बीरबल ने व्यापारी का सवाल उन्हें बताया। उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम खुद इसे नहीं देख पा रहे। सो जाओ, सुबह तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा। अगले दिन दरबार फिर से सज गया। सभी दरबारी और अकबर इंतजार कर रहे थे। व्यापारी ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हारे पास जवाब है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हाँ व्यापारी, तुम्हारे सवाल का जवाब है लालच। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लालच वह चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। यह हर बार बढ़ती जाती है, चाहे वह धन का लालच हो, ज्ञान का हो या शक्ति का। यह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। तुम्हारा सवाल इसका ही प्रतीक था। व्यापारी का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मैं मानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता को हराना असंभव है। अकबर ने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दरबार में तुम्हारा कोई सानी नहीं। किसी समय की बात है जब अकबर के राज्य में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। लोग कहते थे कि दूर के जंगल में एक जादुई आम का पेड़ है जो किसी भी व्यक्ति को उसे खाकर अनंत शक्ति और ज्ञान दे सकता है। यह बात धीरे धीरे अकबर तक भी पहुंची। अकबर को यह विचार बहुत आकर्षक लगा। वह हमेशा कुछ नया अनुभव करना चाहते थे और ऐसे जादुई आम के बारे में सुनकर उनके मन में इसे खोजने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक जादुई आम के बारे में सुना है जो जंगल में उगता है। यह आम किसी भी व्यक्ति को अनंत शक्ति और ज्ञान दे सकता है। मुझे इसे खोजने के लिए भेज दो। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और तुरंत ही समझ गए कि यह एक और चुनौती है जो अकबर उन्हें दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, यह सच है कि ऐसा आम जंगल में है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। इस आम को केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो दिल से सच्चा और निडर हो। अकबर ने अपनी बात को दोहराया, मैंने पहले ही तय किया है कि मैं इसे पाने जाऊंगा। तुम मेरी मदद करो और हम इस जादुई आम को लाकर दिखाएंगे। अकबर और बीरबल ने एक साथ जादुई आम के पेड़ की खोज शुरू की। जंगल में घने पेड़ और अजीब से जीव जंतु थे, लेकिन बीरबल ने बिना डर के उनका सामना किया। रास्ते में दोनों को कई मुश्किलें आईं। कहीं दलदल थी तो कहीं जंगली जानवरों का सामना हुआ, लेकिन बीरबल ने अकबर को समझाते हुए रास्ता तय किया। महाराज, यह जादुई आम हमें आसानी से नहीं मिलेगा। यह पेड़ हर किसी को नहीं दिखता, बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा।
हमें यह साबित करना होगा कि हम सच्चे दिल से इस आम की तलाश कर रहे हैं। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे जंगल के एक कोने में पहुंचे, जहां एक बहुत विशाल और पुराना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ पर न तो कोई पत्तियां थीं और न ही कोई शाखाएं, लेकिन पेड़ के ऊपर एक ही चमकदार आम लटका हुआ था, जो जैसे सुनहरे रंग से चमक रहा था। अकबर ने उस आम को देख लिया और अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही अकबर ने आम को छुआ, वह आम अचानक उड़ने लगा। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है? मैंने इसे तो छुआ, लेकिन यह उड़ क्यों रहा है? बीरबल ने समझाया, महाराज, यह आम एक जादुई आम है। यह केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे दिल से इसे प्राप्त करना चाहता है और जिनकी नीयत साफ हो। यह आम केवल उस व्यक्ति के पास रुकता है जो किसी के साथ धोखा नहीं करता और दूसरों के भले के लिए काम करता है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर आम को पकड़ने का प्रयास किया। इस बार वह शांत और संयमित थे और उन्होंने आम को बहुत सावधानी से पकड़ा। जैसे ही अकबर ने उसे पकड़ा, आम में से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और पूरे जंगल में फैल गई। अचानक वह आम अकबर के हाथ में स्थिर हो गए। तभी एक आवाज आई, तुमने मुझे पाया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। तुम्हें यह आम तभी मिलेगा जब तुम यह साबित कर सको कि तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम दूसरों के लिए कार्य करते हो। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, यह तो बहुत कठिन काम है। मुझे यह साबित करना होगा कि मैं सचमुच दूसरों के लिए काम करता हूँ। अकबर ने अपनी आत्ममंथन की शुरुआत की और तय किया कि वह राज्य के गरीबों, जरूरतमंदों और उन लोगों की मदद करेगा जो किसी कारणवश संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए, किसानों की सहायता की और न्यायपूर्ण फैसले लेने शुरू किए। बीरबल ने अकबर की मदद की और उन्हें हर कदम पर सही मार्गदर्शन दिया। कुछ समय बाद जब अकबर ने अपनी सच्चाई और अच्छे कामों से राज्य में बदलाव लाया, तो जादुई आम ने अकबर को अपनी शक्ति दे दी। वह आम अब अकबर के पास स्थिर हो गया और उसकी चमक बुझ गई। आम ने अपनी रोशनी खो दी, लेकिन उसकी शक्ति अब अकबर के अंदर समाहित हो गई। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपने सच्चे दिल से यह साबित कर दिया कि आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अब यह जादुई आम आपको अनंत शक्ति और ज्ञान दे चुका है। अकबर और बीरबल ने यह समझा कि सच्ची शक्ति और ज्ञान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अच्छे कार्यों और नेक दिल से आती है। जादुई आम ने यह सिद्ध कर दिया कि वह व्यक्ति ही सच्चा शक्तिशाली होता है जो दूसरों के भले के लिए काम करता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर की अच्छाई ही असली ताकत है। कभी कभी हमें बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है, क्योंकि सच्ची शक्ति और ज्ञान हमेशा हमारे अंदर ही होते हैं। बीरबल और आधी रोटी का न्याय। क्या बीरबल ने सच में न्याय किया? एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके सामने एक मुश्किल केस था। एक गरीब व्यक्ति दरबार में आया और उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जहां पनाह, मेरे पास सिर्फ एक आधी रोटी है और मेरे सामने एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है जो दावा कर रहा है कि वह मेरी रोटी का आधा हिस्सा ले सकता है। मैं क्या करूं? अकबर ने हैरान होकर उस आदमी से पूछा, यह क्या अजीब समस्या है? आधी रोटी पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास केवल आधी रोटी है और दूसरा व्यक्ति कहता है कि उसे आधी रोटी का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि वह कहता है कि मेरी रोटी उसके आधे हिस्से का अधिकार है। अकबर को यह मामला बहुत उलझन में डालने वाला लगा और उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या यह मामला न्याय के लायक है? दरबार में सब चुप थे, क्योंकि यह एक साधारण सी रोटी का विवाद था।
तभी बीरबल खड़ा हुआ और कहा, जहांपनाह, यह मामूली सा दिखने वाला मामला वास्तव में एक बड़े सिद्धांत से जुड़ा है। मुझे इस विवाद को हल करने का एक तरीका है। अकबर ने बीरबल को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सच में इस मुद्दे का हल निकाल सकते हो। आधी रोटी पर क्यों इतना विवाद हो रहा है? बीरबल ने दोनों लोगों को एक साथ बुलवाया और कहा, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक छोटा सा न्यायिक परीक्षण करूंगा। वह दोनों से बोले, आप दोनों को यह आधी रोटी दी जाएगी, लेकिन एक शर्त पर, जो भी इस रोटी को सही तरीके से बांटने में सफल होगा, वही इसके असली हकदार होगा। दोनों आदमी चुप हो गए और बीरबल ने फिर कहा, आप में से किसी एक को आधी रोटी का आधा हिस्सा दे दूं और दूसरा आदमी बाकी बचे हिस्से पर दावा करेगा। अब हमें देखना होगा कौन सही है। एक व्यक्ति ने तुरंत कहा, मुझे आधी रोटी का आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं यह अधिकार रखता हूं। लेकिन बीरबल ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हकदार होते तो तुम्हें रोटी बांटने का कोई विवाद नहीं होता। तुम दोनों को वही मिलेगा जो तुम वाकई हकदार हो। बीरबल ने वह आधी रोटी खुद बांट ली, लेकिन उन्होंने एक अजीब तरीका अपनाया। रोटी के दोनों हिस्सों को एक छोटे से प्लेट में रखकर वह दोनों से बोले, देखिए, अगर हम बुरे तरीके से किसी वस्तु को बांटते हैं तो वह किसी के लिए भी न्यायपूर्ण नहीं होगा। अगर हम किसी चीज को सही तरीके से बांटते हैं तो वह सबके लिए न्यायपूर्ण होगी। अकबर हैरान होकर बोले, क्या बीरबल, तुम सच में इस आधी रोटी के माध्यम से हमें एक बड़ा संदेश देना चाहते थे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय कभी भी केवल वस्तु या अधिकार पर नहीं होता, बल्कि यह हमारी समझ, सहमति और परिपक्वता पर निर्भर करता है। जब तक हम किसी चीज को सही तरीके से नहीं बांट सकते, हम उसके असली हकदार नहीं हो सकते। अकबर को यह समझ में आ गया और वह बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्कुराए। लेकिन क्या वाकई वह पूरी तरह से समझ पाए थे? और क्या बीरबल ने इस छोटी सी घटना से उन्हें कुछ और सिखाया था? जब बीरबल ने चावल की कीमत लगाई, क्या बीरबल ने सच में चावल की कीमत सही तय की? एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे थे और पास ही के गांव से एक व्यापारी आया। वह व्यापारी अकबर के पास आया और बोला, जहांपनाह, मैं आपको एक समस्या बताने आया हूं। मेरे पास ढेर सारे चावल हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। लोग मुझसे ये चावल बहुत सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं, जबकि मुझे लगता है कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अकबर ने व्यापारी की समस्या को सुनते हुए कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन चावल की सही कीमत तय करने का तरीका क्या हो सकता है? बीरबल, तुम इस समस्या को हल कर सकते हो क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चावल की कीमत सिर्फ इसकी मात्रा से नहीं, बल्कि इसके महत्व और जरूरत पर निर्भर करती है। मुझे इस मामले को हल करने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सिर झुकाकर हाँ कहा और बीरबल को इस विवाद को सुलझाने का आदेश दिया। अब दरबारियों और व्यापारी की आंखों में उत्सुकता थी कि बीरबल क्या करेंगे। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप अपने चावल को मेरे पास लाकर छोड़ जाइए। मैं इनकी कीमत तय करूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अपनी थैली भरकर चावल के दाने महल में छोड़ आया। बीरबल ने उन चावलों को महल के आंगन में छितर दिया और चारों ओर एक घेरे में लकड़ी की खपच्चियां रख दीं। फिर वह दरबारियों को बुलाकर बोले, हम चावल की कीमत तय करने के लिए एक परीक्षण करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी इस घेरे में खड़े होकर उस चावल के दाने पर ध्यान लगाएं। जो सबसे पहले यह बता सके कि चावल किसका है, वही इसका मूल्य सही बता सकेगा। सभी दरबारी हैरान थे। एक एक करके दरबारी चावल के दानों को देख रहे थे, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि चावल किसका है।
समय बीतता गया और तब बीरबल ने कहा, देखिए, अगर आप सभी चावल की कीमत तय करने के लिए इसे किसी एक के नाम कर रहे हैं, तो इसे केवल नाम और पहचान से नहीं, बल्कि इसके उपयोगिता से जोड़ना होगा। बीरबल ने चावल की एक मुट्ठी उठाई और कहा, चावल केवल एक पदार्थ नहीं है। यह किसी किसान की मेहनत, किसी मजदूर की ताकत और एक परिवार के भोजन का हिस्सा है। इसे केवल कीमत के नजरिए से देखना गलत होगा। यही कारण है कि हम इसे इस मूल्य से नहीं तौल सकते, क्योंकि यह कई जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। अकबर ने विचार करते हुए कहा, बीरबल, तुमने चावल के महत्व को बहुत गहरे रूप में समझाया है। यह केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि इसका मूल्य बहुत अधिक है। तभी व्यापारी ने कहा, तो क्या मैं इस चावल को बिना किसी मूल्य के छोड़ दूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं व्यापारी जी। चावल की असली कीमत इस दुनिया की जरूरत और उपयोगिता के आधार पर ही निर्धारित होती है। इसे खरीदने वाले को यह समझना होगा कि यह चावल केवल उसका पेट नहीं भरता, बल्कि यह एक समुदाय की मदद करता है। अकबर ने दिमागी संतुलन से जवाब दिया, तो क्या तुम कह रहे हो बीरबल कि चावल के दाने की कीमत इससे जुड़ी हर एक मेहनत और जरूरत से जुड़ी हुई है? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल जहांपनाह। इसीलिए इसकी कीमत किसी संख्या में नहीं बांधी जा सकती। इसे सही मूल्य तभी मिलेगा जब हम इसे उसकी असली महत्ता समझेंगे। क्या अकबर ने इस ज्ञान को पूरी तरह समझ लिया? और क्या बीरबल ने चावल के इस विवाद से कोई और गहरा संदेश दिया? बीरबल और जादुई पेड़ की कहानी। क्या सच में बीरबल ने जादू से पेड़ को जीता? एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे, अगर कोई ऐसा पेड़ हो जो हर तरह की समस्या का समाधान दे सके तो कितना अच्छा होता। वह बहुत गहरे विचारों में खोए हुए थे कि अचानक उनका ध्यान बगीचे के एक पुराने और बहुत सुंदर पेड़ पर गया, जो अपनी विशाल शाखाओं और हरे भरे पत्तों से महल के माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह पेड़ बहुत अद्भुत है। क्या तुम इसे देखकर कह सकते हो कि इस पेड़ में कोई जादू है? बीरबल ने पेड़ को गौर से देखा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पेड़ निश्चित रूप से विशेष है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कोई जादू छिपा है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस पेड़ के बारे में और अधिक जानें। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है, बीरबल? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, इस पेड़ का जादू सिर्फ उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसे समझने की हमारी दृष्टि पर भी। अकबर ने शंका व्यक्त की, क्या बीरबल, तुम कह रहे हो कि पेड़ के जादू को हम अपनी समझ से देख सकते हैं? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ी देर की जरूरत है। मैं इस पेड़ का रहस्य सुलझा लूंगा, लेकिन इसके लिए हमें एक छोटी सी चुनौती देनी होगी। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसे चुनौती देकर इस पेड़ का जादू जान सकोगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहांपनाह, और मैं आपको यह दिखाऊंगा कि पेड़ की सच्ची ताकत केवल हमारी सोच और हमारी भावना में छुपी हुई है। अगले दिन बीरबल ने महल के सभी दरबारियों को बुलवाया और कहा, मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूँ। हर एक दरबारी को पेड़ के नीचे एक एक घंटा बैठने का समय मिलेगा। जो भी इस पेड़ से कोई नई बात सीखेगा, वही सच्चा विजेता होगा। दरबारी हैरान हुए, लेकिन वे सभी बीरबल की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग जल्दी ही बैठ गए, तो कुछ धीरे धीरे। जब सब दरबारी पेड़ के नीचे बैठे, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने अपेक्षित नहीं किया था। कुछ समय बाद एक दरबारी ने चिल्लाकर कहा, मैं समझ गया। इस पेड़ में सच में जादू है। सभी दरबारी उत्सुकता से उसके पास गए। वह दरबारी बोला, यह पेड़ हमें धैर्य और शांति का पाठ पढ़ाता है।
देखिए, इसकी शाखाएं कितनी लंबी हैं, लेकिन वह कभी भी किसी के रास्ते में नहीं आती। वह हमें सिखाता है कि हमें भी बिना किसी तनाव के दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक और दरबारी ने कहा, इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी हैं, जैसे हमें भी अपनी सोच और कार्यों को मजबूत करना चाहिए। यह हमें अपने अंदर छुपी ताकतों को पहचानने का पाठ देता है। अकबर और बीरबल दोनों ने देखा कि सभी दरबारी अब पेड़ को नई दृष्टि से देख रहे थे। यह पेड़ केवल एक पौधा नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू को समझाने का एक साधन बन गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में कह रहे थे कि इस पेड़ का जादू हमारी सोच में छिपा हुआ था। हम इस पेड़ के जादू को समझने में सफल रहे, लेकिन क्या इसका कोई और गहरा रहस्य है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, असल में इस पेड़ का जादू सिर्फ दिखावे में नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कभी भी बाहर नहीं, बल्कि भीतर देखना चाहिए। क्या बीरबल ने अकबर को सच्ची सीख दी? जब बीरबल ने बर्तन को बोलना सिखाया, क्या सच में बर्तन बोलने लगे? एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे थे और अचानक उनका मन हुआ कि कुछ नया किया जाए। उन्होंने दरबार में सभी से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कुछ ऐसा जिससे मेरी रोज की जिंदगी में मजा आ जाए? कुछ ऐसा जो कभी सोचा न हो? दरबारी सोच में पड़ गए, कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तभी बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैंने एक तरीका सोचा है जिससे आप अपनी दिनचर्या में आनंद ला सकते हैं। मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। अकबर को बीरबल का विश्वास हमेशा आकर्षित करता था, तो उन्होंने उसे अनुमति दे दी। अब हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या नया करेगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े बर्तन को महल के दरबार में रखा और उसके पास एक जड़ी बूटी के पौधे का भी इंतजाम किया। वह बर्तन से बारी बारी से बात कर रहा था और साथ में अपने सहायकों से कह रहा था, यह बर्तन अब बोलने लगेगा, यह कोई साधारण बर्तन नहीं है। दरबारी हैरान थे, क्या बीरबल सच में बर्तन को बोलने की कला सिखा रहे हैं? क्या यह कोई जादू है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या यह सच में संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह सिर्फ जादू नहीं, बल्कि समझ और ध्यान की शक्ति है। मैं इसे कुछ दिनों तक प्रशिक्षित करूंगा, फिर यह बर्तन अपनी आवाज में आपके सवालों का उत्तर देगा। तीसरे दिन जब दरबार लगा, बीरबल ने बर्तन के पास सबको बुलाया और कहा, अब इस बर्तन से सवाल पूछा जाएगा। अकबर ने मजाक में कहा, तो क्या बर्तन मुझे जवाब दे सकता है? तुम सही कहते हो, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह। बस यह देखिए। अकबर ने बर्तन के पास जाकर पूछा, बर्तन, मुझे यह बताओ, कौन सा वस्तु सबसे कीमती है? और आश्चर्यजनक रूप से बर्तन ने ध्यान शब्द के साथ हल्की आवाज में उत्तर दिया। सब लोग हैरान रह गए। अकबर ने घबराते हुए बीरबल से पूछा, क्या यह सच में बर्तन बोल रहा है? बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहांपनाह, यह बर्तन तो नहीं बोल रहा। यह सिर्फ आपकी सोच और इरादों का असर है। जब आप सचमुच ध्यान से सवाल पूछते हैं, तो आपका मन और आत्मा आपके भीतर की आवाज को सुनने लगता है। यह जादू नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। अकबर और दरबारियों ने फिर से बर्तन से सवाल पूछा, लेकिन इस बार बर्तन ने जवाब देना बंद कर दिया। सभी चौंक गए। अकबर ने गुस्से में आकर पूछा, क्या हुआ बीरबल? तुमने कहा था कि यह बर्तन बोल सकता है, तो अब क्यों नहीं बोल रहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बर्तन अब अपने अंदर की चुप्पी से आपको एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। कभी कभी सवालों का उत्तर मौन में छिपा होता है। अकबर और बीरबल का विचित्र पिरामिड।
एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में कितने लोग खुश हैं। उन्होंने यह सोचा कि उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि उनके राज्य के लोग वास्तव में किस तरह से जीवन जी रहे हैं। अकबर के मन में एक विचार आया कि वह एक विचित्र पिरामिड बनवाने का आदेश देंगे जो लोगों की खुशहाली को माप सके। इस पिरामिड में विभिन्न प्रकार के लोग शामिल होंगे और हर व्यक्ति को अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए एक विशेष स्थान मिलेगा। अकबर ने इसे एक अनूठी पहल के रूप में देखा और सोचा कि यह उनके राज्य के लोगों की मानसिकता को समझने में मदद करेगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक विचित्र पिरामिड बनवाना है जो हमारे राज्य के लोगों की खुशहाली को मापेगा। यह पिरामिड एक तरह से हमारे राज्य के लोगों के मानसिकता और उनकी स्थिति को दिखाएगा। तुम मुझे बताओ, तुम इस पिरामिड के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक बहुत दिलचस्प विचार है। मैं इसे जरूर पूरा करूंगा, लेकिन इसका निर्माण करने से पहले हमें यह समझना होगा कि खुशहाली क्या है और लोग इसे किस प्रकार महसूस करते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम इस पर विचार करो और फिर मुझे बताओ कि हमें किस प्रकार इस पिरामिड को बनाना चाहिए। बीरबल ने अकबर की योजना को ध्यान से सुना और समझा। वह जानता था कि खुशहाली केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं मापी जा सकती, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। उसने सोचा कि पिरामिड में विभिन्न स्तरों पर लोग रखे जाएंगे और हर स्तर पर उनकी खुशहाली का कोई मानक होगा। बीरबल ने सबसे पहले राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों को देखा और उनकी खुशहाली का आकलन करना शुरू किया। वह जानता था कि राज्य के राजा, मंत्री, व्यापारियों, किसानों और अन्य लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए उसने तय किया कि हर वर्ग के लोगों की खुशी को अलग अलग मानकों पर मापा जाएगा। बीरबल ने पिरामिड का डिजाइन तैयार किया। पिरामिड के नीचे सबसे बड़े वर्ग को रखा गया। वह वर्ग था राजा और शाही परिवार, जिनकी खुशहाली का स्तर सबसे ऊंचा माना गया था। इसके बाद पिरामिड के दूसरे स्तर पर मंत्री, अधिकारियों और उच्च वर्ग के लोग आए। फिर मध्य स्तर पर व्यापारी, सैनिक और बुद्धिमान लोग आए। पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में किसानों, मजदूरों और सामान्य जनता को रखा गया था। हर स्तर पर लोग अपनी खुशहाली का आकलन कर सकते थे और यह निर्णय कर सकते थे कि उनके पास क्या है और वे कितने संतुष्ट हैं। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में सोचने का अवसर मिले। एक दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और पिरामिड का पूरा खाका दिखाया। बीरबल ने कहा, महाराज, यह पिरामिड हमारे राज्य की खुशहाली को दिखाता है। अब हम देख सकते हैं कि कौन किस स्तर पर है और उनके जीवन में खुशहाली का क्या स्तर है। अकबर ने पिरामिड को देखा और बीरबल से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि हम इस पिरामिड को देखकर जान सकते हैं कि हमारे राज्य के लोग कितने खुश हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, यह पिरामिड इस बात का संकेत देगा कि हमारे राज्य के लोग कितने संतुष्ट हैं और वे किस स्तर पर खुश हैं। अब हम यह देख सकते हैं कि किस वर्ग के लोग अधिक खुश हैं और किसे सुधार की आवश्यकता है। अकबर ने पिरामिड को और गहराई से देखा और महसूस किया कि पिरामिड के नीचे के स्तर पर जो लोग थे वे बहुत खुश नहीं थे। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता था और उनकी जीवन की परिस्थितियां भी बहुत कठिन थीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हमें इन लोगों की मदद करने के लिए उनके जीवन की परिस्थितियों को सुधारना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे बेहतर जीवन जी सकें। यदि हम इन लोगों की खुशहाली बढ़ा सकते हैं तो हमारा राज्य अधिक समृद्ध होगा।
अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फैसला किया कि वह राज्य के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए योजना बनाएंगे। अकबर ने आदेश दिया कि किसानों और मजदूरों के लिए नई योजनाएं बनाई जाएं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा। अकबर ने अपने मंत्री और अधिकारियों से कहा, हमें राज्य के गरीब और संघर्षरत वर्ग के लोगों की मदद करनी होगी। यदि वे खुश नहीं होंगे तो हमारा राज्य कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि खुशहाली केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि मानसिक संतुष्टि में होती है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि अगर राज्य के हर वर्ग का जीवन खुशहाल होगा तो ही राज्य समृद्ध और खुशहाल बनेगा। पिरामिड का निर्माण केवल एक प्रतीक था, लेकिन उसका उद्देश्य यह था कि लोग अपनी स्थिति को समझें और सुधार की दिशा में काम करें।